नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। इतिहास के प्रश्न लेकर आए हैं 100 जीके जीएस के। ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको सही करना है केवल 30 प्रश्न। 100 में से 30 प्रश्न का टारगेट है और बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट करके बताना। करते हैं वीडियो को बना रखे हुए स्टार्ट। पहली बार चैनल पर आए हैं और जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं, इतिहास बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में रखे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो नवपाषाण के लोगों के द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु था कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था नवपाषाण काल के लोगों ने। वैदिक युग में इनमें से क्या स्वीकृत था? तो वैदिक युग में, जो वैदिक युग था उसमें विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन नंबर सी, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी वैदिक युग में। अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम क्या है? तो अकबर के शासनकाल में अनुवादित जो महाभारत थी उसका फारसी में नाम था रज़्मनामा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, रज़्मनामा। आपके लिए क्वेश्चन है कि महाभारत जो ग्रंथ है इसको किसने लिखा है? महाभारत के रचयिता कमेंट करके बताना है। और रामायण और महाभारत के रचयिता एग्जाम में आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं, चाहे 10वीं पास का एग्जाम दें, ग्रुप डी वगैरह का या यूपीएससी, ये क्वेश्चन आ चुका है। कमेंट करके बताइए महाभारत और रामायण के लेखक या रचयिता, जो भी आपको याद हो कमेंट करके बताना है, ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहां से? तो दांडी यात्रा याद रखना साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी और ये कहां तक गई थी? तो ये दांडी तक गई थी, ठीक है, इसलिए दांडी यात्रा कहते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी ने जो है यात्रा की थी नमक कानून के विरोध में। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? कलेक्टर जो पद है उसका सृजन कब हुआ था? तो याद रखो 1772 ईस्वी में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे किससे? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे अफगान से पराजित हुए थे, अफगानी से। ऑप्शन नंबर ए अफगान। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति नाथ जी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी पशुपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवता जी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी मौर्य राजवंश, अशोक राइट आंसर हो जाएगा, संबंधित था। पुराणों की संख्या बताइए कितनी थी या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है आपकी टोटल 18। ऑप्शन नंबर ए 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा, तो याद रखिएगा चोल शासकों की जो भाषा थी वो थी तमिल भाषा। ऑप्शन नंबर सी तमिल भाषा थी चोल शासकों की, राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो, तो याद रखना मिलिंद पन्हो ये एक पाली ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? गदर क्रांतिकारी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय हुए थे, तो याद रखना गदर क्रांतिकारी ये पश्चिमी अमेरिका में सक्रिय हुए थे। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी अमेरिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। तो पंजाब को छोड़कर बाकी बिहार, मद्रास, उड़ीसा सभी जगह कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन हुआ था। पंजाब में नहीं हुआ था। 1935 अधिनियम के अंतर्गत पंजाब में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? याद रखना भारी औद्योगिकीकरण के पक्षधर नेहरू जी तो थे लेकिन गांधी जी इसके समर्थन में नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी भारी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? तो सत्य शोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फुले जी थे। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले जी सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा इसको सूर्य सेन ने आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सूर्य सेन, इनके द्वारा चटगांव शस्त्रागार बहुत प्रसिद्ध है ये,
इसको आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जी फेमस हैं। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गोलकोंडा किला किस राज्य में पड़ता है या स्थित है? तो गोलकोंडा किला जो है ये आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन के अनुसार आंसर लगाना है तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गोलकोंडा किले के लिए। अब आप में से जो भी दिमाग लगाएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपको पता है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है। यदि ऑप्शन में आपको तेलंगाना आएगा तो तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर है। चूंकि ऑप्शन में तेलंगाना नहीं है इसलिए आंध्र प्रदेश लगा दिया है, तो तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन आपको पता है हो चुका है। तो गोलकोंडा किला तेलंगाना में है लेकिन तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था इसलिए आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो ब्रिटिशों के द्वारा जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराज उद दौला के साथ लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सिराज उद दौला राइट आंसर है। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध यह लड़ा गया था आपका उदयगिरी के पास। ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी के पास प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहां पर हुआ था? तो कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर ए सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण जो हुआ था यह हुआ था राष्ट्रकूट के समय, राष्ट्रकूटों के समय इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट वंश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी यूनानी एवं रोमन सभ्यताओं ने। ऑप्शन नंबर सी यूनानी और रोमन सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी। पल्लवों की राजधानी इनमें से कहां थी? तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिएगा। पल्लवों की राजधानी जो थी वो थी आपकी कांची। ऑप्शन नंबर बी कांची पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? यहां पर आपको जो नाम दिख रहे हैं लक्ष्मीबाई जी, तात्या टोपे जी, भगत सिंह जी और नाना साहिब, इनमें से भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई जी, तात्या टोपे और नाना साहिब जी ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में। रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? तो रामानुज जी के द्वारा भक्ति उपदेश दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी भक्ति उपदेश राइट आंसर है। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिख गुरु अर्जुन देव जी का वध जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर राइट आंसर है। इनमें से अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? तो याद रखिएगा अलीपुर बम केस में अरविंद घोष ऑप्शन नंबर ए शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। पांड्य वंश की राजधानी कहां थी? पांड्य वंश की राजधानी, तो याद रखिएगा मदुरै। ऑप्शन नंबर सी ये पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। ऑप्शन नंबर सी पांड्य वंश की राजधानी के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। त्रिपिटक डैश का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। आपको कमेंट करके बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म का
पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। जिसको भी डाउट हो आप कमेंट करो, मैं यदि आप गलत कमेंट करोगे तो मैं आपको सही आंसर बता दूंगा क्या है। तो कमेंट करके बताना है कि त्रिपिटक डैश का एक धार्मिक ग्रंथ है। जैन धर्म या बौद्ध धर्म में से जो भी आपको आंसर लग रहा हो कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? तो याद रखना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में अहिंसा की बातें सर्वोपरि है। अहिंसा, ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा पर्याय है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, उसकी लिपि जो थी अस्पष्ट लिपि थी। अभी तक हम उसको पढ़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। अस्पष्ट लिपि, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ? तो याद रखो, नरम दल और गरम दल के बीच में जो मतभेद हुआ सूरत अधिवेशन या सूरत सम्मेलन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो रघुपति राघव राजा राम, इसके संगीतकार दिगंबर विष्णु पलुष्कर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर विष्णु पलुष्कर जी राइट आंसर है। जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था उसका शीर्षक क्या था? तो जन गण मन का शीर्षक था भारत विधाता। ऑप्शन नंबर ए, भारत विधाता ये शीर्षक था जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन की रचना की थी। भारत विधाता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया था? तो देखो, ब्रिटिश विचार इसलिए बदल गया था, पहले स्वतंत्रता और पहले देने वाला था, लेकिन ब्रिटेन की सरकार बदल गई थी और भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 के कारण जो है विचार बदल गया था। भारत को स्वतंत्रता देने का विचार बदल गया था। ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण सरकार चेंज हो गई थी, तो नए जो आए थे उन्होंने मना कर दिया। और दूसरा है आपका कि भारत में राष्ट्रीयता एकदम से बढ़ रही थी उसके ज्वार के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था? तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी रूपक, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मुक्ति जो थे वो, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन चलो उसको अलग कर दो। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है बताइए? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है आपका सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था? तो आपको पता था पहला विभाजन हुआ था सूरत में, तो ये जो नरम दल गरम दल में बटा था सूरत अधिवेशन में ही बटा था। ऑप्शन नंबर सी, सूरत अधिवेशन राइट आंसर है। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणतंत्र में। मल्ल के गणतंत्र में बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही चयन करना है सम्राट और उनका मकबरा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, बाबर का मकबरा है आपका काबुल में, तो ए का हो जाएगा 3। बाबर का मकबरा है काबुल में, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा है आपका लाहौर में, और शाहजहां का मकबरा है आगरा में। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए जल्दी से। बाबर का मकबरा है काबुल, बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर और शाहजहां आगरा। ठीक है, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, अनूप तालाब है, पंचमहल है। किला कोहना मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, किला कोहना मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी बुलंद दरवाजा, अनूप तालाब और पंचमहल ये तीनों स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो तात्कालिक प्रक्रिया, सरकार ने क्या किया था? दमनात्मक उपयोगों का सहारा लिया था।
दबाने के लिए दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया था सरकार ने? ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह में भी यही किया था और दांडी यात्रा में भी यही किया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में कर लिया था। ऑप्शन नंबर 1939, सन 1939 राइट आंसर है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो जो मंदिर हैं उसकी उनकी उत्तरी शैली, नॉर्थ तरफ जो भी मंदिर बने हैं ऊपर तरफ, याद रखना नॉर्थ में नागर शैली में मुख्यतः मंदिर बने हैं बहुत सारे। ऑप्शन नंबर भी यहां पर नागर शैली राइट आंसर है। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो सबसे पहले रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की भागदौड़ संभाली थी? तो संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य को संभाला था राजा राम जी ने। ऑप्शन नंबर ए राजा राम जी राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं? तो जो हम्पी के खंडहर हैं ये आपके पड़ते हैं कर्नाटका राज्य में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका राज्य में जो है हम्पी के खंडहर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ईसा की तीसरी सदी से जबकि हूणों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर करते थे? तो भारतीय व्यापारी उस समय निर्भर करते थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापारों पे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे मतलब आपका नीचे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वाला जो एरिया है वहां से व्यापार करते थे भारतीय व्यापारी, जब हूणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया उस समय की बात है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण बताओ। तो अंग्रेज जब तक अंग्रेजों के गुलाम रहे तब तक भारत में उद्योग का विकसित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विदेशी पूंजी की दुर्लभता थी, विदेशी पूंजी नहीं मिलती थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? जर्मनी और ब्रिटेन का जो युद्ध हुआ था मतलब वर्ल्ड वॉर 2, उस समय ये सोचा कि यार ब्रिटेन तो लड़ ही रहा है, हम भी आजाद हो सकते हैं। इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको देखा। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि हाँ अब हम आजाद हो सकते हैं, और हुआ भी यही। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके कुछ समय बाद ही हमें आज़ादी मिली है 1947 में। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि दूसरा विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला। यदि आपको ये नहीं पता कब से चालू हुआ तो कमेंट करके ये जरूर बताना कब समाप्त हुआ, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ या कब से कब तक चला। आप में से जिसको जो भी नॉलेज हो कमेंट करके बताना है। वास्को डी गामा ने भारत पर समुद्री मार्ग आशा अंतरीप से होकर ढूंढा और सबसे पहले कहां पहुंचा था? तो सबसे पहले पहुंचा था कालीकट या कोझीकोड। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कालीकट या कोझीकोड पे पहुंचा था वास्को डी गामा। कब पहुंचा था आप कमेंट करके बताएंगे। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है क्या प्रकट करता है? तो शक संवत से हमें कनिष्क का शासन के आरंभ की ज्ञान होता है। कनिष्क का शासन आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व शक संवत से। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सबसे आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, या इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड बनाई गई थी शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कौन था? तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक, ये याद रखो, नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने भारत में नहरों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में कब भारत आए? तो लॉर्ड माउंटबेटन ये आए थे कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने हेतु मनाने के लिए। जब बोला गया था ना कि हम आपको आजाद कर देंगे लेकिन भारत को हम बांटेंगे, इस समय जो है आपका माउंटबेटन आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो जादुई माया और वशीकरण इसका वर्णन किया गया है अथर्व वेद में। ऑप्शन नंबर सी
अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? अभी आपको बता चुका हूं पंजाब, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको बताना है कौन से सत्र में कांग्रेस ने इसको जो है आरंभ करने का अधिकार दे दिया था? तो लखनऊ सत्र में, लखनऊ अधिवेशन में बोल दिया था भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आरंभ कर सकते हैं। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का जो प्रारूप बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल बताइए? तो ये आपको बता चुका हूं अभी, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन सुना है इसके बारे में? सुना होगा। फेबियन आंदोलन नहीं सुना होगा तो एनी बेसेंट का नाम जरूर सुना होगा। तो एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1857 का विद्रोह झांसी में भी हुआ था, जगदीशपुर में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था। चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, याद रखना। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में के एक प्रमुख नायक थे। आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित हैं। तो कुंवर सिंह जी ने 1857 की भागदौड़ बिहार राज्य में संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही क्रम बताओ। मतलब पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो देखो मैं आपको सीधे बता देता हूं, याद रखना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंबर का युद्ध सबसे पहले हुआ। ऑप्शन नंबर बी देखो, पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का, उसके बाद वांडी वॉश, उसके बाद बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडी वॉश का युद्ध और बक्सर का युद्ध, यह क्रम था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो याद रखना बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये समसामयिक थे आपस में एक समय, और मिलिंद जो है इनके समसामयिक नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये समसामयिक थे एक ही समय, और मिलिंद समसामयिक नहीं था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? और आगे मैं बता देता हूं कि मैं इसे लेकर रहूंगा। ये पूरा वाक्य था और ये बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो कि 78 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था, आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऑप्शन नंबर सी, शक संवत राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी नहीं था। तो लाला लाजपत राय जी नरमपंथी नेता नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन नंबर सी, आक्रमणकारी के रूप में आए थे आर्य भारत में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट जो जगह है ये भारत में नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बालाकोट भारत में नहीं थी। बाकी मांडा, सुरकोटदा और हुलास ये भारत में है, बालाकोट भारत में नहीं था। नरमदलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो नरमदलियों ने बोला था भैया न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, कार्यपालिका अलग होना चाहिए, न्यायपालिका अलग होना चाहिए। वैदिक युग के लोग डैश द्वारा सर्वप्रथम लोगों के द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया? तो वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले
लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट किया था? ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले लोहे का प्रयोग करना वैदिक काल के लोगों ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी। श्री ए.ओ. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? तो ए.ओ. ह्यूम जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और एक ये सिविल कर्मचारी थे। ऑप्शन नंबर सी, ये एक सिविल कर्मचारी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आपको बताना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते हैं। और पुराने वीडियो भी देखो, जिसको 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए 99 रुपये में सिर्फ मिल रही है। पूरे यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे और इतनी सस्ती पीडीएफ नहीं मिलेगी। 300 रुपये प्राइस है, लेकिन हम 99 रुपये में आपको दे रहे हैं। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी, जरूर ले लेना, क्वेश्चन रट लेना। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।